हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक जो भी हमने थियरी पढ़ा है उस थियरी से रिलेटेड बच्चों जो प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं, चलिए उसको करते हैं ना। और गति चैप्टर से, मोशन चैप्टर से ही है। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है, एक वृत्तीय मार्ग पर चलती रहती है। सी ऑप्शन है एक समान वेग से चलती रहती है, और डी ऑप्शन है एक समान त्वरण से चलती रहती है। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा बच्चों? तो एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, जब वस्तु विश्राम की स्थिति में होगी बच्चों, तो उस समय जो है स्थिर संतुलन बना रहेगा। दूसरा है वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, बल, वेग, त्वरण, दूरी। तो बच्चों दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी वस्तु चलेगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस तय करेगा। दूरी की जो वैल्यू होगी बच्चों वह हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसे लिखें। बच्चों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह आपके प्रश्न पत्र में जरूर हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न रिपीट भी होता है। 72 किलोमीटर प्रति आवर, इस तरह से आप लिख लीजिए इसे। और फिर बच्चों आपको पता है 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर। और समय बच्चों सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों? 60 मिनट इंटू 60। तो 60 इंटू 60 इतने सेकंड्स हो जाएंगे। तो इसको 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद तो बस सिंप्लीफाई तो करना है। सो यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 6 के टेबल में इसको अगर कैंसिल कराएंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। और फिर 6 के टेबल में बच्चों यह 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 है तो 2 इंटू 10, दिस इज 20 एंड मीटर पर सेकेंड। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? A1 इज द करेक्ट आंसर। सो यह प्रश्न बच्चों रिपीट होता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करिएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है। अगर बच्चों वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है, वस्तु अगर सीधी रेखा पर चल रही है और ए बिंदु से मान लेते हैं बी बिंदु के लिए जा रही है, और रेखीय गति है, एक समान सरल रेखीय गति, एक समान मतलब वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो क्या है? वेग जो है बच्चों सेम है और समान है। हर एक बिंदु पर वेग की वैल्यू जो भी होगी बच्चों वह एक ही होगी। तो क्या नियत रहेगा? तो वेग नियत रहेगा। यहाँ पर जब एक समान रेखीय गति हो रही है तो उस दौरान क्या नियत रहेगा बच्चों? वेग जो है वह नियत रहेगा। नियत का मतलब होता है बच्चों जो बदलेगा नहीं, जो समान रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो अगला प्रश्न है बच्चों, 4 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। यहाँ 5वां प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो समय के साथ विस्थापन अपॉन समय, टाइम, है ना। सो विस्थापन अपॉन समय को बच्चों क्या कहते हैं? मैंने आपको सिखाया था, विस्थापन अपॉन समय को वेग कहते हैं, v इक्वल टू एस अपॉन टी। सो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बच्चों 6th वन, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, मान लीजिए A टू B गया और B टू C गया, यह 10 मीटर और यह 20 मीटर, यह 5 सेकंड, यह भी 5 सेकंड। तो समय तो बराबर है लेकिन दूरी क्या है? अलग अलग है। तो वस्तु को कहा जाता है कि उसकी गति है। तो उसकी गति कैसी होगी बच्चों? एक समान गति, सरल रेखीय, असमान और साम्य। तो एक समान तो नहीं होगा, और जब बच्चों समान समय में असमान दूरी तय की गई है तो उसकी गति को असमान गति कहेंगे। इसका सही जवाब सी आंसर होगा। ठीक है, 7th वन, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल
परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को कहा जाता है। बच्चों, अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर चल रही हो, सीधी रेखा पर चल रही हो, ठीक है, और वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को कहा जाता है। बच्चों, एक समान तो नहीं होगा, आवर्ती भी नहीं होगा, वृत्ताकार भी नहीं होगा, असमान होगा। बहुत ही सरल है। अगर वस्तु का चाल ही बच्चों परिवर्तित होगा तो उस चाल को क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे, है ना। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 8, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक होता है। तो नियत चाल से बच्चों, अगर वस्तु नियत चाल से गति करने वाली वस्तु, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा बच्चों? अगर यहाँ पर हम लोग दूरी और यहाँ पर समय का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो दूरी बटा समय को ही चाल कहते हैं। चाल क्या होता है बच्चों? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। सो अगर 10 मीटर चला है 10 सेकंड में, अगला 10 मीटर चला है फिर अगले 10 सेकंड में बच्चों, तो ये सरल रेखा होगा जो यहां से ओरिजिन से पास करेगा, है ना। जब जीरो समय होगा तो जीरो चाल होगा, जीरो दूरी होगी। जैसे जैसे बढ़ेगा तो यह कैसा बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा बच्चों। इस रेखा को कहते हैं सरल रेखा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 9वां प्रश्न है बच्चों, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तो इसका अंतिम वेग डैश के बराबर होता है। वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो बच्चों, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको यहां पर औसत वेग की बात करी जाए तो औसत वेग जो होता है, औसत वेग, ये यहां पर मैं इस चीज को हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दीजिए यहां पर ताकि हम अगले प्रश्न को यहां पर सॉल्व कर सकें। बच्चों, औसत वेग जो होता है, औसत वेग का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 होता है। यही सिखाया था मैंने। सो आपको यहां पर अंतिम वेग का फॉर्मूला चाहिए तो इसको इस तरफ ले आएंगे या फिर मैं यहां पे अगले पेज में सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। सो औसत वेग का फॉर्मूला होता है बच्चों, औसत वेग इक्वल टू u प्लस वी बाय 2। यहां पर u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। इसको इधर ले आएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू औसत वेग, 2 इंटू औसत वेग, और यहां पर क्या हो जाएगा? u प्लस वी। सो अंतिम वेग हमें चाहिए तो v इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो u माइनस हो जाएगा। सो 2 इंटू औसत वेग माइनस u, और इसी को लिख सकते हैं बच्चों, v यहां पर अपना अंतिम वेग है। सो v के लिए लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज अंतिम वेग इक्वल टू 2 गुने औसत वेग माइनस u को लिख सकते हैं बच्चों प्रारंभिक वेग, ठीक है। सो इसको यहां पर इरेज कर दीजिएगा। दिस इज प्रारंभिक वेग, ठीक है। सो यह आपका हो जाएगा सही जवाब। सो औसत वेग इक्वल टू, अंतिम वेग इक्वल टू 2 इंटू औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब देखिए इसमें सही जवाब क्या है? 2 इंटू औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहां पर बी जो है वो सही जवाब है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका, बच्चों अगर किसी वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर फेंके तो जब यह शीर्ष पर पहुंच जाएगा, अपने अधिकतम दूरी पर पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, वेग जो होगी बच्चों, वह शून्य हो जाएगा। वेग की वैल्यू शून्य हो जाएगी। लेकिन त्वरण g की वैल्यू बच्चों, a की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वह नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और a इक्वल टू g, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको रफली आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। सो त्वरण जो होगा बच्चों, यहाँ पर a त्वरण है जो नीचे की तरफ लगेगा,
इस बिंदु पर, शीर्ष बिंदु पर, जिसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और वेग जो है बच्चों अपने अधिकतम दूरी पर, जब किसी गेंद को या बॉल को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं बच्चों, तो वह अपने शीर्ष पर, अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद वह जो है विरामावस्था में, रेस्ट में आ जाता है। और जब उसकी वेलोसिटी, जिसको वेग कहते हैं बच्चों, वह शून्य हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर सही जवाब बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11th प्रॉब्लम, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो बच्चों हमें गति का जो इक्वेशन पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस बच्चों गति के समीकरण कहलाते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो सही है। और यहां से देख सकते हैं, अगर इस यू स्क्वायर को इधर ले आए तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यह भी सही है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह भी सही है। तीनों सही है। निश्चित रूप से ऑप्शन ए जो है बच्चों गलत है, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s आ जाएगा इस रिजल्ट से। यहां पर देख सकते हैं आप, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, जो कि गलत है। यह फॉर्मूला प्लस होता है। ठीक है, सो दिस इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गलत हो जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इसको इधर लिख सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, जो कि गलत है। यह प्लस होता है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं ना। सो ए इज द रॉन्ग आंसर। 12th नंबर बच्चों, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या जो है नहीं बदलता है या नहीं चेंज होता है? उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, ये सही है बच्चों, या गलत है? गतिज ऊर्जा स्थिर नहीं रहती है। उसका संवेग स्थिर रहता है, यह भी गलत है बच्चों। उसका वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, यह भी गलत है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। ठीक है बच्चों, उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। सो दिस इज द डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? बच्चों हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v हो गया यहाँ पर आपका, यह पहला इक्वेशन है। सो v जो है यहाँ पर बच्चों अंतिम वेग हो गया, या प्रारंभिक वेग हो गया, या त्वरण हो गया, और यह समय हो गया। सो समय, यह दोनों तो वेग ही हो गया, और यह जो है बच्चों a त्वरण हो गया। ठीक है, त्वरण। तो आप चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं वेग, समय और त्वरण के बीच यह संबंध स्थापित करता है। वेग, समय और त्वरण के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ना केवल ऑप्शन ए होगा, ना बी, ना डी, यहाँ पर सी सही जवाब है बच्चों, क्योंकि वेग, समय और त्वरण यह तीनों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यह पहला समीकरण है बच्चों, यह प्रथम समीकरण है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगला जवाब है बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है, वह 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से, बच्चों यहाँ पर ए त्वरण जो है वह दिया हुआ है, और त्वरण की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से स्थिर अवस्था से, स्थिर अवस्था कहने का मतलब है u, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बच्चों, प्रारंभिक वेग जो होगा वह 0 होगा, स्थिर अवस्था से गतिमान होती है, वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो t इक्वल टू 15 सेकंड है बच्चों, आपको यहाँ पर दूरी निकालना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है बच्चों, गति के तृतीय नियम से, नॉट गति के तृतीय नियम, गति का जो इक्वेशन है बच्चों, तीन इक्वेशन, उसमें से जो तीसरा इक्वेशन है उससे हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू दूरी यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। सो u यहाँ पर बच्चों 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए हो गया यहाँ पर त्वरण, a है बच्चों, और समय का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर। सो यह टर्म तो 0 हो गया, यह 2 4 जा 8, सो 4 और 15, 15 जा 225, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, दिस इज अराउंड 900 मीटर। सो दूरी जो यहाँ पर इस प्रश्न में आएगा बच्चों दैट इज 900 मीटर
900 मीटर का सही जवाब है बच्चों यहाँ पर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो दूरी इज इक्वल टू 900 मीटर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। सो ये सारे एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, यह आपके एसएससी सीजीएल बिहार सीजीएल जो बच्चों आपका यहाँ पर बिहार एसएससी सीजीएल जो है उससे रिलेटेड प्रश्न था। और ये सारे प्रश्न बच्चों कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो बिहार सीजीएल के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा हर एक क्वेश्चंस को। और अगर कोई डाउट आए बच्चों तो आप पूछेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर थियरी नोट्स दूं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं बच्चों। थोड़ी सी बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 4 5 टॉपिक्स का आपके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप प्रश्न को समझ सके और उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि रटने से बच्चों ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे, तो इसलिए रटने का प्रयास नहीं करना है। थोड़ी सी अपनी तैयारी को समय देना है, पर जब आपकी तैयारी होगी तो आप अच्छे से जो है अच्छा परिणाम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। सो पहले क्या करेंगे, 4 से 5 टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद बच्चों इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। और वो प्रॉब्लम जो होगा वह जनरल प्रॉब्लम भी होगा और फिर एग्जाम के आए हुए प्रॉब्लम भी होंगे, एग्जाम प्रॉब्लम भी होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और उसके बाद जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेगी। और इस तरह से बच्चों हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं गति, मोशन। सो इसमें आगे का जो भी कंटेंट होगा बच्चों उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो सी यू ऑल, थैंक यू।